हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 4 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की होगी, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली जाएगी, जिसमें पूर्ण विराम, कोमा तथा ब्रैकेट भी बोले जाते हैं, जो कि 6 मिनट की होने वाली है। और 3 डिक्टेशन 80, 90 तथा 100 शब्द प्रति मिनट की होगी, जो कि एसएससी के पैटर्न पर बोली जाती है। आज की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तथा वहां से पीडीएफ व आउटलाइन यानी शब्द चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली जाने वाली है, जो कि 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। मध्य प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की राह पर तेजी से चल निकली है। येन केन प्राक्रेण सत्ता हासिल करना, निर्णयों का पूरी तरह केंद्रीयकरण और क्षेत्रीय नेताओं की अवहेलना, ये वे बातें थी, जिनके लिए कांग्रेस जानी जाती रही है, खास तौर से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तो इस तरह की मनमानियाँ बहुत हुई थी और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया था, ये दुर्गुण पार्टी में आगे भी बने रहें और आला कमान देश की सबसे बड़ी मानी जाने वाली पार्टी में फैसलों का केंद्र बना रहा, और इन्हीं दुर्गुणों ने बाद में कांग्रेस को समेट कर रख दिया, भाजपा ने अपनी शुरुआत पार्टी विद डिफरेंस के वादे से की थी, राज्यों में पार्टी के लिए काम करने वाले लोग कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री पदों तक पहुँचे। राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह सहित 20 उदाहरण पार्टी में हैं, समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगने लगा है कि अब कांग्रेस और भाजपा के बीच का डिफरेंस (ब्रैकेट शुरू, अंतर ब्रैकेट बंद) समाप्त हो चला है, भाजपा में भी आला कमान संस्कृति पनप गई है, हर छोटे बड़े निर्णय में सामूहिक विचार विमर्श की बजाय केंद्रीयकृत निर्णय हावी होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से समझौता कर लिया गया, यहाँ तक तो फिर भी सहनीय होता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 14 स्थान
उन लोगों को दे दिया जाना, जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, जनता को ही नहीं, क्षेत्रीय नेताओं को भी नागवार गुजर रहा है, और फिर अब अच्छे विभाग पाने की खींचतान शुरू हो गई, 4 दिन से विभाग नहीं बंट पा रहे, एक एक कदम आला कमान से पूछकर बढ़ाना पड़ रहा है, कर्नाटक में भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिला था। कांग्रेस जेडीएस सरकार गिरा, येदियुरप्पा सरकार बना तो ली गई, पर मंत्रियों के नामों से लेकर विभागों के बंटवारे तक पार्टी आला कमान के निर्णय चले थे, हरियाणा से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को भी बात बात पर दिल्ली भागना पड़ता था, कांग्रेस में भी यही सब होता था, बल्कि आज तक हो रहा है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र बना रहे, जमीनी स्तर पर काम करने वाले क्षेत्रीय नेताओं को अपनी पसंद की सरकार बनाने और फैसले करने की आज़ादी हो, कांग्रेस को संभवतः इसीलिए दुर्दीन देखने पड़े क्योंकि वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नाम का कुछ नहीं बचा था, कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलकर क्या भाजपा भी उसी अंजाम की ओर बढ़ना चाह रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह समाप्त। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। वीरों की धरती राजस्थान के इतिहास, त्याग, बलिदान और देशभक्ति का जब भी जिक्र आता है तो पन्नाधाय की मिसाल दी जाती है। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव से महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, उसी गौरव व श्रद्धा के साथ पन्नाधाय का नाम भी लिया जाता है। पन्ना ने लगभग 5 शती पहले मेवाड़ के तत्कालीन भावी शासक उदय सिंह के प्राण की रक्षा करने में अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। त्याग और स्वामी भक्ति की यह गाथा इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेगी। बात उस समय की है जब मेवाड़ की गद्दी हथियाने के मकसद से षड्यंत्रकारी बनवीर ने उदय सिंह के पिता महाराजा विक्रमादित्य की एक रात हत्या करवा दी। इसके बाद वह नन्हे उदय सिंह को मारने उसके महल की ओर चल पड़ा। अपने आश्रय में पल रहे उदय सिंह को पन्नाधाय ने चतुराई से एक खास सेवक के हाथों एक टोकरी में रखकर महल से बाहर भिजवा दिया और उदय सिंह के पलंग पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया।
बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। इस घटना को और दर्द भरा ये बात कर देती है कि पन्ना ने अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होते देखी और बनवीर को शक न हो इस कारण चीख तक नहीं निकाली। समय पाकर उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के महाराणा बन गए, लेकिन पन्ना के बलिदान की इस कहानी के बिना राजस्थान का इतिहास अधूरा ही है। सम्राट अकबर के आग्रह पर तानसेन ने एक बार अपने गुरु स्वामी हरिदास के संगीत का आयोजन किया। उनके संगीत से अकबर बेहद प्रभावित हुए। सम्राट ने दूसरे दिन तानसेन से कहा, तुम गाते तो बहुत अच्छा है, किंतु तुम्हारे गुरु के गायन में मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वह तुम्हारे गीतों से आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ। तानसेन ने जवाब दिया, जहाँपना इसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि मेरे गुरु स्वेच्छा से गाते हैं। वह अपनी गायकी से अपने इष्ट का अभिषेक करते हैं, जबकि मैं सरकार का नमक खाता हूँ, इसलिए वैसा असर मेरे गायन में नहीं जो मेरे गुरु के गाने में है। याद कीजिए महाभारत की वह घटना जब द्रौपदी के चीरहरण के समय दरबार में एक से बड़े एक योद्धा बैठे थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और न जाने कौन कौन। द्रौपदी तो भीष्म की कुलवधू थी, उनका शौर्य भी नहीं जागा, उनकी आत्मा ने उन्हें नहीं धिक्कारा। सभी महायोद्धा अपनी गर्दन झुकाए बैठे रहे। सही कहा गया है कि इंसान जैसा खाए अन्न वैसा ही हो जाए मन। महायोद्धा भीम दुर्योधन का दिया खाते थे। मृत्युशैया पर लेटे भीष्म को जब द्रौपदी अपना अंतिम प्रणाम करने गई तो अपने मन की वेदना वह रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया, पितामह, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप शांत बैठे मेरा अपमान कैसे देखते रहे? मैं तो आपकी कुलवधू हूँ, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म था। यह सुनकर पितामह के आंसू ढल आए और बोले, पुत्री, इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। हम दुर्योधन का अन्न खा रहे थे, इसलिए हमारा शौर्य जवाब दे गया। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना वायरस ने दुनिया को
अनेक समस्याओं में डाल दिया है। ऐसी समस्याएं जिनका समाधान निकलता है तो इससे दूसरी और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। खबर है कि कुवैत अपने यहाँ से विदेशियों की संख्या कम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से 8 लाख भारतीयों को वापस अपने देश आना पड़ेगा। ये अकेला कुवैत का मामला है। पूरी दुनिया में कितने ही भारतीय काम कर रहे हैं। अगर दूसरे देशों में भी ये संकट बढ़ा तो भारतीयों के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। वंदे भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को अपने घर पहुंचा चुकी है। कुवैत जैसे हालात दूसरे देशों में भी बने तो उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा। यहाँ सवाल सिर्फ भारतीयों को अपने देश तक लाना ही नहीं, सवाल उनके रोजगार का भी रहेगा। कोरोना महामारी पहले ही रोजगार पर भारी पड़ रही है। ऐसे में विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए नई तैयारियां करनी होगी। न तो चुनौती छोटी है और न हमारे संसाधन इतने बड़े हैं। बीते 4 महीने से केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें कोरोना से लड़ते लड़ते थकती नज़र आ रही हैं। सरकार का खजाना खाली होने लगा है। कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़ने लगे हैं। दौर जितना विकट है उससे बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं सूझ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान तो आज की ज़रूरत ही कहे जाएंगे, लेकिन इसे भी जन भागीदारी से ही सफल किया जा सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार तमाम मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श करके हल तलाश रहे हैं, लेकिन कुवैत से आ रही खबर परेशानी को बढ़ाने वाली है। विदेश तथा दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए सरकार को नई योजना बनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले तो इन लोगों का डाटा तैयार करना चाहिए। इसके बाद श्रम मंत्रालय को उद्योगपतियों को साथ में लेकर इस विषय में ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में मजदूर देश के प्रमुख बड़े शहरों से पलायन करके अपने गांव चले गए हैं। उद्योग धंधा शुरू करने के लिए मजदूर नहीं मिलने की समस्या भी सामने आ रही है। ऐसे में दूसरे देशों से आने वाले मजदूरों को यहाँ समायोजित करने की योजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है। ये संकट का दौर है और हमें अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना होगा। मेक इन इंडिया जैसे नारों को हकीकत में बदलने का भी ये अच्छा मौका बन सकता है। चीन के वर्चस्व को तोड़ने का यही समय है, लेकिन सब निर्भर करेगा ठोस रणनीति पर। नारे भाषणों में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे रोजगार तभी मिलेगा जब नीति कागजों से निकलकर ज़मीन पर उतरेगी। कोरोना और चीन के संकट से उपजी समस्याओं का समाधान हमारी पहचान भी बनाएगा। आपदा को अवसर में
हम कितना बदल पाते हैं ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। आने वाले 1 साल में यदि राजनीतिक दल बेवजह की राजनीति ना करने की ठान लें तो कोई कारण नहीं कि हम कोरोना संकट के रूप में आई इस आपदा को अवसर में ना बदल सकें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना वायरस ने दुनिया को अनेक समस्याओं में डाल दिया है। ऐसी समस्याएं जिनका समाधान निकलता है तो इससे दूसरी और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। खबर है कि कुवैत अपने यहाँ से विदेशियों की संख्या कम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से 8 लाख भारतीयों को वापस अपने देश आना पड़ेगा। ये अकेला कुवैत का मामला है। पूरी दुनिया में कितने ही भारतीय काम कर रहे हैं। अगर दूसरे देशों में भी ये संकट बढ़ा तो भारतीयों के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। वंदे भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को अपने घर पहुंचा चुकी है। कुवैत जैसे हालात दूसरे देशों में भी बने तो उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा। यहाँ सवाल सिर्फ भारतीयों को अपने देश तक लाना ही नहीं, सवाल उनके रोजगार का भी रहेगा। कोरोना महामारी पहले ही रोजगार पर भारी पड़ रही है। ऐसे में विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए नई तैयारियां करनी होगी। न तो चुनौती छोटी है और न हमारे संसाधन इतने बड़े हैं। बीते 4 महीने से केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें कोरोना से लड़ते लड़ते थकती नज़र आ रही हैं। सरकार का खजाना खाली होने लगा है। कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़ने लगे हैं। दौर जितना विकट है उससे बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं सूझ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान तो आज की ज़रूरत ही कहे जाएंगे, लेकिन इसे भी जन भागीदारी से ही सफल किया जा सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार तमाम मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श करके हल तलाश रहे हैं, लेकिन कुवैत से आ रही खबर परेशानी को बढ़ाने वाली है। विदेश तथा दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए सरकार को नई योजना बनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले तो इन लोगों का डाटा तैयार करना चाहिए। इसके बाद श्रम मंत्रालय को उद्योगपतियों के साथ में लेकर इस विषय में ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में मजदूर देश के प्रमुख बड़े शहरों से पलायन करके अपने गांव चले गए हैं। उद्योग धंधा शुरू करने के लिए मजदूर नहीं मिलने की समस्या भी सामने आ रही है। ऐसे में दूसरे देशों से आने वाले मजदूरों को यहाँ समायोजित करने की योजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है। ये संकट का दौर है और हमें अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना होगा। मेक इन इंडिया जैसे नारों को हकीकत में बदलने का भी ये अच्छा मौका बन सकता है। चीन के वर्चस्व को तोड़ने का यही समय है, लेकिन सब निर्भर करेगा ठोस रणनीति पर। नारे भाषणों में तो
अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे रोजगार तभी मिलेगा जब नीति कागज़ों से निकलकर ज़मीन पर उतरेगी। कोरोना और चीन के संकट से उपजी समस्याओं का समाधान हमारी पहचान भी बनाएगा। आपदा को अवसर में हम कितना बदल पाते हैं, ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। आने वाले 1 साल में यदि राजनीतिक दल बेवजह की राजनीति ना करने की ठान ले, तो कोई कारण नहीं कि हम कोरोना संकट के रूप में आई इस आपदा को अवसर में ना बदल सकें। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। धन्यवाद।